हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जो टॉपिक कवर करेंगे उस टॉपिक का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसमें आपको क्या दिया होगा, एक इक्वेशन दे रखी होगी आपको जो कि कन्वर्ट करनी है, और वो कन्वर्ट करनी है किस फॉर्म में। ये देखिए y इज इक्वल टू सी एफ, सी एफ मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई, पी आई मीन्स पार्टिकुलर इंटीग्रल। सी एफ का मीन्स होगा यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पी आई का मीन्स होगा यहां पर पार्टिकुलर इंटीग्रल। ये आप फाइंड करेंगे और इसकी कंप्लीट एक सीरीज है जिसके बहुत सारे टाइप्स हैं। एक एक करके आज की क्लास से हम उस टाइप्स को कवर करना शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है और इससे कैसे हम इक्वेशन बनाते हैं, नहीं y इज इक्वल टू कैसे फॉर्म बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं उस फॉर्म की, उस टाइप की। टाइप 1 है यहाँ पर, टाइप फर्स्ट। इस टाइप की बात करते हैं तो इस टाइप फर्स्ट के अंदर आपको क्या समझ दिया होगा, when all the roots when all the roots of auxiliary equation, when all the roots of auxiliary equation are, यानी सभी रूट्स रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। जब हमारे सभी के सभी रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, निश्चित वास्तविक होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, उस केस को हम पार्ट टाइप 1 कहेंगे। और इसमें हम क्या निकाल रहे हैं आज हम निकालेंगे सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम नेक्स्ट क्लास से टाइप स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस निकाला जाएगा। कैसे निकाला जाएगा वो देखिए, एक क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे हम। हमारे पास क्वेश्चन है, ये रहा, y इज इक्वल टू, क्वेश्चन है क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में कहता है सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स टू प्लस 2 डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस 15y इज इक्वल टू 0। अब ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को देखकर ये अंदाजा लगा लीजिएगा कि यहां पर देखिए सेकंड डेरिवेटिव दे रखा है। ये आपको जो डेरिवेटिव दे रखा है सेकंड है। इससे पीछे जो हमने 3 वीडियोस लेक्चर में टाइप्स पढ़ी है उसमें वहां पर ये सेकंड डेरिवेटिव नहीं दे रखा था, फर्स्ट डेरिवेटिव ही दे रखा था। यहाँ सेकंड डेरिवेटिव भी हो सकता है, थर्ड डेरिवेटिव भी हो सकता है, फोर्थ डेरिवेटिव भी हो सकता है। तो इस केस में हम सी एफ और पी आई निकालते हैं। हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो देखते जाइए, और फॉर्मूला भी देखेंगे, बीच में इसमें फॉर्मूला यूज करने वाला हूं मैं। तो देखिए सबसे पहला काम हम लिखेंगे, इस गिवन इक्वेशन को हम एक नोटेशन से दिखाएंगे, और वो नोटेशन होगा हमारे पास डी। डी नोटेशन होगा इज इक्वल टू सेकेंड डेरिवेटिव, यानी कि डी अपॉन में डी एक्स को हम डी लिखेंगे, कैपिटल डी से नोटेट करेंगे, ये हम लेट करेंगे। तो इस फॉर्म में जब हम क्वेश्चन को यानी कि इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनी हमारी इक्वेशन, डी स्क्वायर वाई प्लस का ट्वाइस ऑफ डी वाई माइनस का 15y इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप तो हमारा ये हुआ। अगला स्टेप देखेंगे तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 15 ब्रैकेट ऑफ y इज इक्वल टू 0। हम दोबारा से समझते हैं, हमने क्वेश्चन सबसे पहले देखना है, और उस क्वेश्चन में देखिए ये आपको डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर दे रखा है, यानी कि डी टू अपॉन में डी एक्स टू। तो हमने इस फॉर्म को क्या बनाया है, अगर ये फर्स्ट जो दे रखा है डी अपॉन में डी एक्स, ये डी है,
तो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d2 अपॉन में dx2, ये वैल्यू हो जाएगी। तो आपने रिप्लेस कर दिया यहां पर भी और रिप्लेस कर दिया, ये देखिए यहां पर, ये इसकी जगह पर आपने ये d लिख दिया, साथ में y वैसे के वैसे ही लिखा हुआ है जैसा y यहां पर लिखा था, और ये 15y है तो 15y भी लिखा। तो इसको अच्छे से समझिए, कॉमन ले लिया, यहां तक का काम हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसे कंपैरिजन करना है। तो कैसे कंपैरिजन करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे आप लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर दिस इक्वेशन, द ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर डिस्कशन। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, देखिए उसमें हम कोएफिशिएंट्स ऑफ y को 0 के इक्वल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हम ऐसे लिखेंगे, पुट m d इज इक्वल टू m, हम d इज इक्वल टू m के इक्वल पुट कर देंगे, d फॉर डिफरेंशिएट था, m जो है इस रूट को रूट बनाएंगे और रूट फाइंड करेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, d इज इक्वल टू m एंड कोएफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 0। ये दो काम एक साथ करेंगे, यानी कि d की जगह पर तो m लिख देंगे और कोएफिशिएंट ऑफ y को 0 के बराबर लिख देंगे। तो d की जगह पर हम m लिखेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 15, और कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है जरा देखिए, ये y के साथ जो संख्या मल्टीप्लाई में है उसे कोएफिशिएंट ऑफ y बोलेंगे। तो ये इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 के। अब यहां पर इसके फैक्टर्स करिए। तो एज यूजुअल फैक्टर्स करने के तरीके आपको आने चाहिए। मैं आपको बता देता हूं फैक्टर्स कैसे होते हैं। फैक्टर्स के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि अगर कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के फैक्टर्स करोगे तो सबसे पहले आप कॉमन लीजिए। कोई संख्या कुछ कॉमन आ रही है तो कॉमन ले लीजिए और फैक्टर कर दीजिए, यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है। उसके बाद आप दूसरे स्टेप के पास जाइए और कोई एल्जेब्रिक फॉर्मूला लगाइए, कोई भी फॉर्मूला, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, या वटेवर जो भी ऐसा फॉर्मूला आप एल्जेब्रिकली लगा सकते हो। यहां पर ऐसा कोई फॉर्मूला यूज होता हुआ नहीं दिख रहा। फिर आप जाएंगे मिडिल टर्म ब्रेक, मिडिल टर्म ब्रेक के पास, और ये हमेशा ही मिडिल टर्म ब्रेक जो लगता है ये हमेशा ही क्वाड्रेटिक फॉर्म यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लगता है जिसके फैक्टर्स हो सकते हैं। तो यहां पर इसके फैक्टर्स बिल्कुल हो सकते हैं। ये 15 है और नेगेटिव का आपको 2 लेके आना है, यानी कि माइनस करके 2 लेके आना है, ऐसी कोई संख्या ढूंढिए। तो क्या होता है, 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 आएगा, और 5 माइनस 3 अगर घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी कि इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। और किससे मिले, मिडिल टर्म ब्रेक से। अगर इससे नहीं होते तो क्या करेंगे, आप परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर। और अगर परफेक्ट स्क्वायर से भी नहीं होता तो फिर आप किससे करेंगे फैक्टर्स, फिर आप डिवाइड से करेंगे, फिर आप डिवाइड से करेंगे, यानी कि डिवाइड करके आप उसके फैक्टर्स कर देंगे। तो आपको क्या समझ में आया, आपको समझ में आया कि हमें अगर कभी भी कहता है कि फैक्टर करिए तो हम इस 5 टाइप के पास जाएंगे, या तो कॉमन लेंगे या फॉर्मूला लगाएंगे या मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे या फिर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे या फिर हम डिवाइड करेंगे। ये 5 टाइप में से कोई भी एक टाइप से कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के फैक्टर्स हो सकते हैं। ओके, अब चलते हैं हम इसके फैक्टर्स के पास, क्योंकि एज यूजुअल हमें इसके फैक्टर्स मिल चुके हैं और इसके फैक्टर्स आपको करने आते हैं। तो इसके फैक्टर्स जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा m प्लस 5 और m माइनस का 3। मिडिल टर्म ब्रेक करके आप फैक्टर्स कैसे करेंगे वो आपको देखना है। अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको सेपरेटली बता सकता हूँ। ठीक है, ये आप सीखिए कि मिडिल टर्म ब्रेक से कैसे फैक्टर्स हुए हैं। आई होप कि आपको ये तो आता होगा कि किस तरीके से फैक्टर्स किए हैं। अब यहां पर m प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 है, तो फिलहाल m की वैल्यू आपके सामने आ गई -5, और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो m की वैल्यू आ गई आपके सामने 3। तो बेसिकली m की 2 वैल्यूज आ गई, और आप देखोगे गौर से ये दोनों की दोनों वैल्यूज, सबसे पहली कंडीशन, एक तो ये रियल है, एंड दूसरी कंडीशन जो हमने बताई थी, एक ये डिस्टिंक्ट है, यानी कि रियल भी है
और डिस्टिंक्ट भी है, यानी कि निश्चित वैल्यू भी है। ये देखिए दोनों के दोनों, और रियल वैल्यूज भी है। अगर ऐसी कोई वैल्यूज होती हैं तो फिर उसके लिए हम क्या निकालते हैं वो देखिए, हम निकालेंगे CF, और CF इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला ध्यान रखिए CF का, C1 e की पावर, यहां पर जो वैल्यू दे रखी है C1 e की पावर, ये क्या वैल्यू है 5। पहले बड़ी और छोटी संख्या लिख लेंगे, जैसे कि ये 3 दे रखी है तो यह जाएगा m1 x प्लस C2 e रेस टू द पावर m2 x। ओके, C1 e की पावर m1 x प्लस C2 e की पावर m2 x, और हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होगी m1 m2 के फॉर्म में जो हमने लिखी है वो है C1 e की पावर, यहाँ पर m1 की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, m1 इज इक्वल टू 3, और m2 की वैल्यू भी लिख देता हूँ, वो है -5। तो हो जाएगा C1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर -5x, एंड दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आपको निकालना आ गया। अब बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आधा काम हुआ है, लेकिन हमें निकालना है पार्टिकुलर इंटीग्रल। वी फाइंड पार्टिकुलर इंटीग्रल, लेकिन पार्टिकुलर इंटीग्रल यहां पर कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कुछ भी? क्योंकि यहां पर देखिए राइट साइड में आपको क्या दे रखा है। अगर आप राइट साइड देखते हो इस क्वेश्चन की, ये जो क्वेश्चन आपके सामने था, ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसका जो राइट साइड आप देखते हो ये आपको 0 दे रखा है। अगर यहाँ पर 0 की जगह कोई संख्या दे रखी होती, कोई भी संख्या किसी भी फॉर्म में, 0 नहीं होता, कांस्टेंट वैल्यू 0 नहीं होती, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल निकलता, लेकिन यहाँ पर पार्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकलेगा। सो दैट्स व्हाई आप एक लाइन लिखेंगे और आप लिखेंगे बिकॉज द राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन differential equation is 0, therefore the complete solution is given by y is equal to C1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर -5x। ये हमारे पास इसका कंप्लीट आंसर हो गया। वैसे y इज इक्वल टू क्या होता है, CF प्लस PI, और PI की वैल्यू यहाँ पर नहीं है, तो CF ही हमारा कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया किस तरीके से हम इस सॉल्यूशन को निकाल रहे हैं, और अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं, हम उसको देखते हैं किस तरीके से किया जाएगा, और फिर ये टॉपिक फिनिश हो जाता है। बस फैक्टर्स करने और फॉर्मूला में रखना है, ठीक है। ये आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है, और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व करना है और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपको लेट करना है कि d अपॉन में dx इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, एंड d3 अपॉन में dx3 इज इक्वल टू आपके सामने d क्यूब। अलग अलग तीन वैल्यूज आपके सामने, d पता लग गया तो आपको उसका स्क्वायर और उसका क्यूब पता लग गया होगा। अब हम इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, तो गौर से देखिए, इस संख्या को देखिए आगे। सबसे पहले हम इसमें क्या रिप्लेस करेंगे, यहां लिखेंगे d क्यूब y प्लस 6 d स्क्वायर y प्लस 11 dy और प्लस 6 y इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट स्टेप के पास चलेंगे तो ये हो जाएगा d क्यूब प्लस 6d स्क्वायर प्लस 11d प्लस 6 और ब्रैकेट ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे किसमें, एक्सिलरी इक्वेशन is
एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की? इसके लिए पुट करेंगे d इज इक्वल टू m एंड कॉफिशिएंट ऑफ y को इज इक्वल टू रखेंगे 0 के। तो देखेंगे y का कॉफिशिएंट क्या है, y ये है और इसका कॉफिशिएंट जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो आप कैसे लिखेंगे इसे? m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आप इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए आपने ये तो आपने लिखा क्या, आपने एक प्रॉपर इक्वेशन बना ली जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, और ऑब्वियस सी बात है ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक इक्वेशन है ना, तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, ना कोई फॉर्मूला लगेगा, ना मिडिल टर्म ब्रेक, ना परफेक्ट स्क्वायर से होगा, तो फिर ये किससे होगा? ये डिवाइड के प्रोसेस से होगा। इसमें ऐसी संख्या बनाई जाएगी जो इसे जीरो कर सके, और ये डिवाइड का प्रोसेस 9th क्लास में स्टूडेंट को सिखाया जाता है। मैं आपको बता देता हूं, जो इसमें कांस्टेंट वैल्यू होगी, जैसे कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसके ऑल मल्टीपल्स ढूंढिए। इसका पहला मल्टीपल होता है 2, दूसरा होता है, पहला होता है 1, दूसरा होता है 2, तीसरा होता है 3 और चौथा होता है 6। ये चारों की चारों वैल्यूज जो आपके सामने हैं, इसके प्लस माइनस को भी कंसीडर किया जाएगा। यानी कि एक के पहाड़े में, एक की टेबल में 6 आता है, 2 की टेबल में भी 6 आता है, 3 की टेबल में भी 6 आता है और 6 की टेबल में भी 6 आता है। एक एक करके यहाँ पर वैल्यू रखी जाएगी, पुट करी जाएगी और फिर वहां से डिवाइड करके निकाला जाएगा इसका सोल्यूशन। जैसे कि हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या 1 इसको पूरे को 0 बना सकता है। अगर n की जगह पर 1 लिखा जाए तो हम देखेंगे यहाँ 1 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 11 आएगा, यहाँ 6, कभी भी 0 नहीं बनेगा। अगर m की जगह पर -1 रखा जाए तो देखिए यहाँ पर तो आ जाएगा -1, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास प्लस का 6, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस का 11 और ये 6, तो 6 और 6 12 और 11 और 1 12। यस, ये तो हमारा 0 हो गया। तो m इज इक्वल टू -1 इसका एक फैक्टर है, तो m इज इक्वल m माइनस का इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, m प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 इज द फैक्टर। जो इसका जीरोज होगा उसी से इसका फैक्टर बनेगा। तो ये हमने 9th क्लास में सीखा था, इसके फैक्टर्स निकालना हमने 9th में सीखा था। इसके बाद हम फिर डिवाइड करते हैं, बाकी एक दूसरी इक्वेशन बनेगी एंड देन सॉल्व करेंगे। तो आपको ये फैक्टर्स करने आने चाहिए, क्यूबिक में फैक्टर्स कैसे होते हैं ये पता होना चाहिए। तो मैंने इसके डायरेक्ट फैक्टर किए हैं और वो फैक्टर है m+1, m+2 और m+3 इज इक्वल टू 0। देन इस हिसाब से m की वैल्यू एक बार -1 आ गई, m की वैल्यू एक बार -2 आ गई और m की वैल्यू आ गई -3। अब देखेंगे कि ये जितने भी आपके वैल्यूज हैं ये सारे रियल हैं, m की सारी वैल्यूज रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि यहाँ -1 है तो यहाँ पर -1 नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर -2 लिखा है, अलग संख्या लिखे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग संख्या, सेम होगी तो कंडीशन अलग है और अलग अलग संख्याएं हैं तो कंडीशन अलग है। अभी फिलहाल हम देख रहे हैं एक तो ये रियल नंबर है तीनों के तीनों, और तीनों में से कोई एक दूसरे से मैच नहीं करता, तीनों के तीनों अलग अलग संख्या है। तो ये वाला टाइप हम पढ़ रहे हैं। सो CF जो है हमारे पास वो क्या होता है, वो होता है आपके पास C1 e की पावर m1 x प्लस C2 e की पावर m2 x प्लस C3 e की पावर m3 x। ओके, इस हिसाब से जब हम देखेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू C1 e की पावर m1 की वैल्यू यहाँ पर माइनस है, -1, और उसके बाद हम लिखेंगे -1 इंटू एक्स प्लस C2 e की पावर -2 इंटू एक्स प्लस C3 e की पावर -3 इंटू एक्स। और उसके बाद हम एक लास्ट लाइन जरूर लिखेंगे, जैसे कि हमने यहां तक लिखा, हम लिखेंगे सिंस द राइट हैंड साइड of the given differential equation is 0, therefore the complete solution, जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है, इज वो हमारे पास आएगा इज गिवन बाय y इज इक्वल टू C1 e की पावर -x
प्लस C2 e raised to the power minus 2x plus C3 e raised to the power minus 3x. This is our complete solution. ओके, यहाँ पार्टिकुलर इंटीग्रल का कोई काम नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर, और वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। सॉल्व करने के लिए कह रहा है, ये पुराना डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy अपॉन डी एक्स प्लस का 2y इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर ये भी कहता है सब्जेक्ट टू द कंडीशन y0 y ब्रैकेट ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड y डैश ब्रैकेट ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है ये वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है और ये वैल्यू यहाँ पर y की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। ये वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है और ये वैल्यू यहाँ पर y डैश की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि डिफरेंशिएशन को। ओके, ये ध्यान रखना। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वही हमारा पुराना सॉल्यूशन होगा इसका। और सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे डी स्क्वायर वाई माइनस का 3dy प्लस का 2y इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल है ये तो। उसके बाद हम कॉमन ले लेंगे y, ये हमने y कॉमन ले लिया। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में आप पुट करेंगे d इज इक्वल टू m एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो अगला स्टेप जो हमारा होगा वो होगा m स्क्वायर माइनस का 3m और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। और जब इसके फैक्टर्स करेंगे, क्योंकि इसके फैक्टर्स मैंने कर लिए हैं, तो वो है m माइनस 1 और m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देन m की एक वैल्यू तो आ गई 1 एंड m की एक दूसरी वैल्यू आ गई 2। तो CF की वैल्यू हमारे सामने होगी और वो वैल्यू क्या होगी, C1 e की पावर x क्यों, क्योंकि 1 है m की वैल्यू, प्लस C2 e की पावर 2x, और ये 2x क्यों, क्योंकि m की वैल्यू 2 है। m1 m2 लिखा जाता है यहाँ पर। देन इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे द राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 0। सो इसीलिए फाइनल सोल्यूशन y इज इक्वल टू C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x। यहां तक का काम समझ में आ गया था, अब तक का आंसर भी था ये। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे इसको डिफरेंशिएट कराएंगे। सबसे पहले तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे तो लिखेंगे y डैश इज इक्वल टू C1 कांस्टेंट है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x आएगा। फिर C2 कांस्टेंट है, e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2C2 e की पावर 2x आएगा। ध्यान से समझना, अगर मैं C2 की बात करूं, C2 कांस्टेंट है, इंटू e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x इंटू में 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा। इसी फॉर्म को यहाँ पर इस तरीके से मैंने लिख दिया है। तो समझ में आ गया आपको किस तरीके से डिफरेंशिएशन किया है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास दो वैल्यूज हैं। पहली वैल्यू में आपको पुट करना है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। दूसरी जगह पर हमें पुट करना है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू y डैश इज इक्वल टू 1। ये आपको दे रखा था क्वेश्चन में। अब जरा रखिए यहाँ पर 0 इज इक्वल टू C1 e की पावर 0 प्लस C2 e की पावर 2 इंटू 0। तो 0 इज इक्वल टू आ जाएगा C1, किसी भी संख्या की पावर 0 आंसर 1 होता है, प्लस C2 यहाँ पर भी आंसर 1 आएगा। फाइनली 0 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसके बाद सेकंड कंडीशन है, तो आपके पास है 1 इज इक्वल टू C1 e की पावर 0 प्लस 2C2 e की पावर 2 इंटू 0। देन इसे भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा C1 और किसी भी संख्या की पावर 0 आंसर 1 होता है, 2C2 और यहाँ पर भी आंसर 1 आएगा क्योंकि ये संख्या 0 के बराबर आ जाएगी, क्योंकि 2 इंटू 0 0 होगा। देन 1 इज इक्वल टू C1 प्लस 2C2 इज द सेकेंड इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व करिए। C1 की वैल्यू निकालिए जो कि आएगी -1
और C2 की वैल्यू निकालिए जो कि आ जाएगी 1। अब इसे पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन हुआ करता था ये, इसमें पुट कर देंगे आप दोनों वैल्यूज, तो C1 C2 की वैल्यू भी आ जाएगी। देन फाइनली हमारे पास y इज इक्वल टू क्या आएगा, y इज इक्वल टू लिखेंगे C1 की वैल्यू है -1 e की पावर x, C2 की वैल्यू है +1 और e की पावर 2x। तो -1 लिख के दिखाने की जरूरत नहीं थी, तो आप क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू -e की पावर x प्लस e की पावर 2x। दिस इज द फाइनल आंसर। अब ये y में कहाँ रखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके सामने जो y था ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं इसे, और इसे नहीं बनाते फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ CF लिखा है, ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर यहाँ पे आया है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं, किस तरीके से इसे सॉल्व कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने बताए, इसके बाद आपको क्या करना है, कोई ज्यादा खास काम नहीं है आपके लिए करने के लिए। एक क्वेश्चन कर लीजिएगा जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से कॉपी कर लीजिए। आपको करना है सॉल्व d2y अपॉन में dx2 माइनस का 8 dy अपॉन में dx एंड देन प्लस का 15y इज इक्वल टू 0। और ऑफ कोर्स मैं इसका आंसर भी इसके साथ जरूर लिखूंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। C1 e की पावर 3x एंड प्लस C2 e की पावर 5x, ये मैंने इसका सॉल्यूशन लिख दिया और आंसर लिख दिया। आप इसे सॉल्व करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करके आप सीख जाएंगे ये टाइप कैसे होता है। अब चलते हैं हम टाइप सेकंड के पास। टाइप सेकंड क्या है, when auxiliary equation has some repeated roots, अगर रिपीटेड रूट्स हैं तो क्या करना है, रिपीटेड रूट्स के केस में क्या बनेगा, तो मैं आपको बता देता हूं। कुछ ज्यादा कठिन काम नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए इस सेकंड टाइप का। आपको क्वेश्चन में कहा गया है सॉल्व d3y अपॉन में dx3 एंड माइनस का थाइस ऑफ d2y अपॉन में dx2 एंड देन प्लस का 4y इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है आपके सामने। आपको सबसे पहला काम ये करना है कि d क्यूब जैसे पीछे किया y माइनस का 3d स्क्वायर y प्लस का 4y इज इक्वल टू 0, सीधा सीधा वैल्यू रख दी। उसके बाद आप पुट करेंगे d इज इक्वल टू m एंड कोफिशिएंट, अभी इसकी बारी नहीं आई है तो हम क्या करते हैं पहले y कॉमन ले लेते हैं, d क्यूब माइनस का 3d स्क्वायर प्लस 4 इंटू में y इज इक्वल टू 0। देन पुट करेंगे d इज इक्वल टू m एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 0। अब पुट कर लिया तो क्या हो जाएगा, m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। नाउ इसके फैक्टर्स करेंगे, फैक्टर्स का प्रोसेस आपको आना चाहिए। तो आपके सामने इसके फैक्टर्स होंगे m माइनस 2 एंड देन m माइनस 2 एंड देन m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस केस में m की वैल्यू आपके सामने एक बार 2 आएगी, दूसरी बार भी 2 आएगी और तीसरी बार आपके पास माइनस 1 आएगी। तो आपको क्या करना है, ये दो वैल्यूज तो सेम हो गई ना, ये रूट तो रियल है लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट मतलब कि ऐसे जो कि निश्चित हो, एक दूसरे से रिपीट ना हो रहे हो, तो रिपीट हो गए। तो इस केस में आप क्या लिखेंगे, देखिए इस केस में बहुत सिंपल सा काम करना है। इसे मैं m1 का नाम दे दूं, इसे मैं m2 का नाम दे दूं, इसे मैं m3 का नाम दे दूं, तो आप देखेंगे कि m2 अलग तो है नहीं, तो हम इसे भी तो m1 का नाम ही देंगे, तो हमारे पास ये m1 ही आएगा और ये m3 की जगह पर क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। ये तो m1 ही रहेगा और ये m2 हो जाएगा। ओके, इस केस में हमारे पास CF क्या होता है, CF का फॉर्मूला क्या होता है, ये कॉपी करिएगा जरूर।
ये फॉर्मूला हमारे पास होता है C1 x प्लस C2 ब्रैकेट ऑफ e की पावर m1x प्लस C3 e की पावर m2x। ये फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से कॉपी करिएगा, इस फॉर्मूले के बेस पर ये एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी। ओके, हम इस फॉर्म को फॉलो करते हैं, तो ये हो जाएगा CF इज इक्वल टू C1 की वैल्यू 2, C1 की जगह C1 रहेगा, सॉरी C1 x प्लस C2 ब्रैकेट ऑफ e की पावर, यहाँ जाएगा 2x प्लस C3 की जगह C3 रहेगा e की पावर माइनस का x। ये आपके सामने आया CF, और आप लिखेंगे राइट हैंड साइड क्या है, सिंस राइट हैंड साइड इज 0, राइट हैंड साइड 0 है तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। ये इसलिए लिखा जा रही है लाइन कि पी आई की वैल्यू निकलेगी ही नहीं, और पी आई की वैल्यू ही नहीं निकलेगी, इसका मतलब कि सी एफ ही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हम पार्टिकुलर जो इंटीग्रल निकालेंगे वो अगले वीडियो, अगले लेक्चर में हम बताएंगे कैसे निकलता है, जब वहां राइट हैंड साइड 0 ना हो तब कैसे होता है। देखेंगे सिंस y इज इक्वल टू C1x प्लस C2 and then e raised to the power 2x plus C3 exponential raised to the power minus x is the final answer। तो क्या समझ में आया आपको? आपको समझ में आया कि जब कभी भी क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा हो, रिपीटेड रूट्स दे रखे हो, तो आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्वेश्चन है, इसे आप खुद कॉपी करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे। मीन्स ये आपके सामने है डी स्क्वायर वाई, या मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं अगला क्वेश्चन, फिर उसके बाद आप सॉल्व करके दिखाता हूं। मीन्स देखिए आपसे कहता है सॉल्व d4y अपॉन में dx4 माइनस d3y अपॉन में dx3 प्लस 9d2y अपॉन में dx2 माइनस 11dy अपॉन में dx माइनस 4y इज इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप हम लिखेंगे d4y माइनस d3y प्लस 9d2y माइनस 11dy माइनस 4y इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, d की पावर 4 क्यूब 9 d की पावर 2 माइनस 11d और माइनस 4, और ये मैंने y कॉमन ले लिया। उसके बाद अगला स्टेप बहुत सिंपल है, आप पुट करेंगे क्या, d इज इक्वल टू m एंड कॉफिशिएंट ऑफ y को इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो m क्यूब माइनस m स्क्वायर, सॉरी m की पावर तो 4 है, माइनस का m क्यूब प्लस 9m स्क्वायर माइनस 11m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और मैंने कहा कि कांस्टेंट के ऑल मल्टीपल्स निकालिए और इसकी वैल्यूज को जीरोस बनाइए और पुट करते चले जाइए एक एक करके, जो इसे 0 बना दे वो इसका फैक्टर होता है। तो हमारे पास फैक्टर्स कौन कौन सी संख्या होगी, देखिए पहली संख्या जो हमारे पास फैक्टर्स की होगी वो होगी हमारे पास x प्लस 1, देन x प्लस 1, देन x प्लस 1, देन x माइनस 4। ये डिवाइड करके निकालने का तरीका है, इस तरीके से हम डिवाइड करके निकालते हैं। वो तरीका मैं आपको नहीं सिखा रहा हूं, क्योंकि अगर अभी सिखाऊंगा तो आपका मेन जो टॉपिक है यानी डिफरेंशियल इक्वेशन वो छूट जाएगा। कुछ बच्चों को इससे ये कन्वर्ट करना नहीं आ रहा है, आई नो आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप इसे सीखिए कैसे पॉलिनोमियल को हम फैक्टर करते हैं। अगर आपको नहीं आएगा तब भी आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको समझा सकता हूं सेपरेटली कि किस तरीके से इसके फैक्टर्स सबके किए जा रहे हैं, इसको मैं सेपरेटली समझा सकता हूं। ठीक है, तो देखिए फिलहाल x की वैल्यू क्या है, x m की वैल्यू, सॉरी नॉट x, ये x कहां से आ गया भाई, ये हम x लिख चुके हैं, ये x नहीं है, यहां पर सब जगह m बना लीजिए। ओके, नाउ m की वैल्यू यहां पर क्या आई, एक बार -1 आई, दूसरी बार क्या आई, दूसरी बार भी -1 आई, तीसरी बार क्या आई वो भी -1 आई, और चौथी बार क्या आई 4।
तो यहाँ पर जो m1 की वैल्यू है वो तो आपके पास वही रहेगी, m1 थोड़ी बदल जाएगा, m1 तो m1 है, लेकिन m2 एक नई इमेज है और वो 4 है। तो CF का फॉर्मूला यहाँ पर समझिए क्या होगा। देखो CF कैसे बन रहा है वो बनाना भी आपको आना चाहिए। ये है आपके पास C1 एक्स स्क्वायर प्लस C2 एक्स प्लस C3 एंड ब्रैकेट ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास e की पावर माइनस, सॉरी माइनस नहीं है प्लस का, ये m1 एक्स प्लस का निशान C4 e की पावर m2 एक्स। देखिए पिछली बार यहाँ लीनियर तक लिखा था क्योंकि दो ही सेम वैल्यू थी, डिस्टिंक्ट वैल्यू दो थी, अब 3 सेम वैल्यू हो गई। ये देखिए तो 3 वैल्यू के लिए हमने इस x के साथ स्क्वायर लिख दिया, 4 सेम वैल्यू हो जाती तो स्क्वायर के साथ में लिख देते क्यूब, क्यूब से शुरुआत होती। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो CF इज इक्वल टू C1 एक्स स्क्वायर प्लस C2 एक्स प्लस C3 और उसके बाद हम लिखेंगे e की पावर माइनस एक्स प्लस C4 e की पावर 4x। और उसके बाद हम लास्ट स्टेप, बिकॉज RHS राइट हैंड साइड इज 0, सो अगर 0 है सो y इज इक्वल टू CF, pi तो हुआ ही नहीं, C1 एक्स स्क्वायर प्लस C2 एक्स प्लस C3 और ब्रैकेट ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स प्लस C4 e की पावर 4x एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो आपको समझ में आया किस तरीके से हम, जब हमारे पास क्या दे रखा हो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है उसके रिपीटेड रूट से रखे हो टाइप सेकंड, तो इस तरीके से करते हैं। मैं आपको तीसरा क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, आप इसे खुद करिएगा और इसका आंसर निकालिएगा। ये आपके सामने d2y अपॉन में dx2 माइनस 6dy अपॉन में dx एंड देन प्लस का 9y इज इक्वल टू 0, और मैं इसका आंसर भी जरूर लिखूंगा। तो इसका आंसर देखिए क्या है, इसका आंसर है y इज इक्वल टू C1x प्लस C2 एंड ब्रैकेट ऑफ e रेज़ टू द पावर 3x। तो आई होप कि आप इसके सारे क्वेश्चन समझ चुके होंगे। अगर ये क्वेश्चन कर लोगे तो आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, मैं एक और क्वेश्चन आपको करने के लिए देता हूं, एटलीस्ट एक टाइप के 4 क्वेश्चन तो कवर करें। तो देखिए मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे, d3y अपॉन में dx3 एंड देन प्लस का 2 d2y अपॉन में dx2 एंड देन प्लस dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 0। ऑफ कोर्स इसका आंसर भी जरूर लिखा जाएगा और इसका आंसर है y इज इक्वल टू C1x प्लस C2 एंड देन e रेज़ टू द पावर माइनस x प्लस C3। आप मैच करिए ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस सही बनाइए जिससे कि ये क्वेश्चंस आपको और अच्छे से आ पाए। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं टाइप थर्ड के पास। 2 टाइप हो चुकी है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने की 2 टाइप हो चुकी है। देखिए टाइप 3 पार्टिकुलर इंटीग्रल, फिर हम अगली वीडियो में इसके साथ इतना काम तो करना ही है, उसके बाद वो जुड़ जाएगा, पी भी जुड़ जाएगा, तब एक कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा। याद रखना इतना काम से बच नहीं सकते। यहां पर लिखा है व्हेन द ऑक्सिलरी equation when the auxiliary equation has imaginary रूट्स, यानी कि जब आपके ऑक्सिलरी इक्वेशंस के रूट्स इमेजिनरी हो। तो ये इमेजिनरी वर्ड कहां से आया, मैं आपको छोटा सा एक इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ये बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है, हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। रूट के अंदर अगर -1 लिखा हुआ है तो इसे एक सिंबल से डिनोट करते हैं एंड दिस सिंबल इज कॉल्ड आयोटा। लिखने का तरीका आप देख सकते हो, आयोटा बोलते हैं इसे, आई की तरह बनता है। ओके, इसे बोलते हैं आयोटा, IOTA, आयोटा। रूट के अंदर -1 दे रखा है। अगर रूट के अंदर -2 दे रखा है तो इसे लिख सकते हैं रूट ऑफ -1 इंटू 2, और देख सकते हो आप इसे लिख सकते हैं रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 2। रूट ऑफ -1 आयोटा होता है तो ये हो जाएगा आयोटा रूट 2।
अगर यही सेम संख्या रूट के अंदर -2 की जगह -4 लिखा होता तो हम इसे ऐसे ही लिखते, ऐसा ही लिखते, और बस यहाँ हो जाता, इसको भी रूट से बाहर निकालते और इसको भी, ये आयोटा है और ये संख्या आपके सामने 2 है, तो 2 आयोटा हो जाता, इसे 2 आयोटा लिखते हैं। तो ये है आपके पास इमेजिनरी नंबर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर नहीं चल रहा है। आप सिर्फ इतनी सी बात याद रखिए कि आयोटा जो है, आयोटा, आयोटा किसे कहा जाता है? रूट के अंदर -1 वाली संख्या को IOTA बोला जाता है, आयोटा। उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो इसी से बनता है, और वो बस इतना से याद रखना है, जेड से तो रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। ये होता है a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी। और आप लिख लीजिए अपनी कॉपी पे कि a का मतलब होता है रियल पार्ट और b का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट। तो ये जो इमेजिनरी रूट्स है, ये देखिएगा, ये जब भी यूज होगा तो इतनी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा वही पुराना होगा, क्वेश्चन में नयापन कुछ नहीं होगा, देखने में आपको क्वेश्चन कभी भी नया नहीं लगेगा। देखिए फॉर्मूला जरूर समझिएगा, इसका आगे मैं कराने वाला हूं, CF निकालने का फॉर्मूला। सॉल्व करना है d² यानी कि d2y अपॉन में dx2 माइनस का 2 dy अपॉन में dx प्लस का 10y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप क्या था इसका? d² माइनस का 2dy और प्लस का 10y। अब तो इसके यूज टू हो चुके होंगे आप। दूसरा स्टेप क्या था आपके सामने? d² माइनस का 2d प्लस का 10 एंड देन ब्रैकेट से बाहर y आ गया। नेक्स्ट स्टेप आपके सामने क्या है? आप लिखेंगे पुट d इज इक्वल टू m एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m² माइनस का 2m प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे तो ये तो ना तो मिडिल टर्म ब्रेक से हो रहा, ना ही इसके कोई फैक्टर्स बन रहे, तो फिर क्या किया जाएगा इसके लिए? तो इसके लिए एक रूल होता है, वो रूल मैं आपको जरूर बताऊंगा। वो रूल आपको याद भी रखना है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 दे रखा हो, 10th क्लास में था, तो x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। दिस इज द फॉर्मूला। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है। इसी के अकॉर्डिंग देखें तो a की वैल्यू आपको क्या दिख रही है? a की वैल्यू m² का कॉफिशिएंट जो फिलहाल कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, b की वैल्यू m का कॉफिशिएंट जो फिलहाल -2 है, और c की वैल्यू 10। एज अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आप इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का -2 प्लस माइनस रूट ऑफ -2² -4 इंटू 1 इंटू 10 अपॉन में 2 इंटू 1। नेक्स्ट स्टेप के पास चलेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ प्लस माइनस रूट ऑफ, आप देखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, एंड 4 माइनस 40 माइनस का 36 हो जाएगा। माइनस का है तो माइनस का जो संख्या है बाहर कब आएगी? जैसे ही बाहर आएगी वो आयोटा बन जाएगा। ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस बाहर आयोटा आ गया, और 36 भी बाहर आ जाएगा तो 6 बन जाएगा। फाइनली 2 कॉमन आता हुआ भी दिख रहा है मुझे, तो मैं यही लिख देता हूं, x इज इक्वल टू हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस माइनस आयोटा 3 लिख लो या 3 आयोटा लिख लो। बात एक ही है, चाहे तो इस तरीके से लिख लो, चाहे इस 3 को आगे लिख सकते हो, आयोटा बाद में। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3 आयोटा हो गया। तो बेसिकली आपके पास जो वैल्यू आई है, अब ये x कहां से आया? देखिए ये m था, आप देखेंगे तो m था, तो m था तो ये गलती से हो गया हमारा x, इसको भी आप m बना लीजिए। ये m बनेगा, और m किस तरीके से बनेगा देखिए, ये गलती से लिख दिया गया है, ये x हटाइए और यहां पर लिखिए m। ओके, m की फॉर्म में है तो m रहेगा। क्वेश्चन में x था, लेकिन एक्चुअल में हमारा फॉर्मूले में x था, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसमें m लिखा हुआ है। ओके, तो m की 2 वैल्यूज आ गई हैं। एक m की वैल्यू आ गई है 1 प्लस का 3 आयोटा,
और दूसरी वैल्यू आ गई है m की 1 माइनस का 3 आयोटा। ये दो वैल्यूज आपके सामने m की आ चुकी है। ओके, देन आप इस दोनों वैल्यूज को जब देखेंगे तो इसमें से एक ही वैल्यू लेंगे, क्योंकि आप नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू में से कोई एक वैल्यू नहीं लेंगे और वो पॉजिटिव वाली ले लेंगे, यानी कि आप प्लस और माइनस के साइन को इग्नोर करेंगे, इसको आप नहीं चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर प्लस और माइनस के साइन को इग्नोर करेंगे तो ये कंडीशन भी नहीं बनेगी, और अगर ये कंडीशन नहीं बनेगी तो फिर क्या होगा देखिए, तो फिर सीधा सीधा आप ध्यान रखिए, ये 1 क्या है, ये है आपके पास इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी पार्ट IP को कह लीजिए, सॉरी रियल पार्ट है ये, तो ये जो 1 दे रखा है मैंने आपको ऊपर बताया है, ये है आपके सामने रियल पार्ट, रियल पार्ट RP 1, और ये जो 3 दे रखा है वो आपको दे रखा है इमेजनरी पार्ट IP इज इक्वल टू 3। मैंने शॉर्टकट यूज किया, RP मतलब रियल पार्ट और IP मतलब इमेजनरी पार्ट, ये मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखिए, रियल पार्ट ये हो गया RP और इमेजनरी पार्ट ये हो गया IP। तो क्या होता है, A और B की वैल्यू हमें मिल जाती है, आयोटा के साथ वाली संख्या को इमेजनरी बोलेंगे। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है CF इज इक्वल टू, फॉर्मूला ध्यान से समझना, e की पावर रियल पार्ट मल्टीप्लाई बाय x, फिर उसके बाद ब्रैकेट ऑफ C1 cos ब्रैकेट ऑफ इमेजनरी पार्ट इंटू x प्लस C2 देन साइन इमेजनरी पार्ट और इनटू में x। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, CF इज इक्वल टू ई की पावर, रियल पार्ट कितना है यहाँ पर देखिए 1 ही तो लिखा है ना, तो 1 इंटू x होता है, फिर उसके बाद C1 cos इमेजनरी पार्ट कितना दे रखा है यहाँ पर 3, तो ये 3x हो जाएगा, प्लस C2 साइन ये भी 3x हो जाएगा, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। हम लिखेंगे बिकॉज राइट हैंड साइड इज 0, सो फाइनल आंसर, हमारा फाइनल आंसर y इज इक्वल टू, जो हमारा CF प्लस PI होता था, PI तो होगा ही नहीं, तो CF ही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, सो y इज इक्वल टू e raised to the power x C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर आपको इमेजनरी रूट्स दे रखे हैं तो किस तरीके से सॉल्व करना है, और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन खुद से कर लीजिए और इसको फिनिश कर दीजिए। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, तो आप लगभग 4-5 क्वेश्चंस की खुद भी प्रैक्टिस कर चुके हैं और 4-5 क्वेश्चंस आप देख चुके हैं कैसे होंगे, इतना इनफ है। ये देखिए आपके सामने रखा है प्लस का dy अपॉन में dx एंड प्लस का 25y इज इक्वल टू 0, और इसका आंसर क्या होगा वो भी देख लीजिए। इसका आंसर है y इज इक्वल टू e की पावर माइनस का 4x एंड देन ब्रैकेट ऑफ C1, या इसको ऐसे लिख लें, ब्रैकेट ऑफ C1 एंड cos 3x प्लस C2 sin 3x। यह आपका इसमें फाइनल आंसर मैंने लिख दिया है और आप इसे मैच करेंगे। तो बेसिकली आपने जो सीखा अभी CF सीखा है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये CF जो 3 टाइप से मैंने बताया है, और टाइप पता कैसे चलती है, जब इसे सॉल्व करते हैं तो रूट्स या तो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, या फिर वो रूट्स रियल होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, यानी कि इक्वल होंगे रूट्स, और या फिर वो इमेजनरी रूट्स होंगे, रियल की जगह इमेजनरी। इन तीनों के लिए अलग अलग रूल्स बताए, उसके लिए रिलेटेड मैंने एक एक दो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाए। अब यही सेम चीज रिपीट होने वाली है अगले टाइप में, बस उसमें CF के साथ PI और जुड़ जाएगा। और क्यों जुड़ेगा, उसका रीजन ये है कि जो राइट साइड में आपको जो वैल्यू दे रखी है, जो अभी तक 0 आती रही,
ये जीरो नहीं होगी, ये कोई संख्या होगी और इसी से रिलेटेड हमारी टाइप्स बनती जाएंगी। अलग अलग संख्या की अलग अलग टाइप। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल होगा तो अलग टाइप, लॉगरिथमिक होगा तो अलग टाइप, अगर पॉलिनोमियल होगा तो अलग टाइप, ट्रिग्नोमेट्री होगा तो अलग टाइप। यहाँ पर अलग अलग संख्या आएंगी और अलग अलग टाइप्स बनती चली जाएंगी। तो आपको ये भी समझ में आया होगा किस तरीके से करना है। अगर समझ में आया है तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।